Why do so many dictators have name begin with M? Marcos, Mussolini, Malovic, Mubarak, Musharraf and others. ये किसी परीक्षा का प्रश्न नहीं, ये प्रश्न हमारे देश के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का है। उनका कहना है कि आखिर में ज़्यादातर दुनिया के ज़्यादातर तानाशाहों के जो नाम हैं वो एम से क्यों शुरू होते हैं। यानी कि सीधा सीधा उनका ये तर्क था कि जो एम से जिनके नाम हैं वो तानाशाह होते हैं। अब ये निशाना किस ओर था, निशाना किसको बनाना था, ये तो स्पष्ट नहीं होता इससे। लेकिन जहाँ तक भारत के इतिहास की बात करें, क्योंकि ये जो सारे के सारे जो नाम लिए राहुल गांधी ने, ये विदेशी इतिहास के हैं। पर शायद मुझे लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी विदेश में रहे हैं और काफ़ी आते जाते रहते हैं, तो शायद उनको भारत के इतिहास की याद नहीं रही या उन्हें कम जानकारी है। क्योंकि भारत में जो लोकतंत्र के वाहक रहे हैं, जो लोकतंत्र के पूजक रहे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया है, जिनकी बड़ी भूमिका रही है, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम जो है वो एम से ही शुरू होते हैं। सबसे बड़े तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, उनका नाम एम से ही शुरू होता है। महादेव गोविंद रानडे, एक और स्वतंत्रता सेनानी, उनका भी नाम। और हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जिन्हें गुरु कहते थे, मदन मोहन मालवीय है, उनका नाम भी एम से शुरू होता है। और शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी भूल गए उनके जो नाना, उनके पिताजी के नाना के पिताजी, उनका नाम मोतीलाल नेहरू था, वो भी एम से शुरू होता है। और कहते हैं कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और बड़े लोकतंत्र के समर्थक थे। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का ये सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिर में क्या सोचकर उन्होंने ये बात कही। विश्व के इतिहास में तो उनकी बात मान ली जाए, लेकिन जहाँ तक भारत के इतिहास की बात करें, जितने भी मैंने ये नाम गिनाए, ये बड़े लोकतंत्र समर्थक रहे और लोकतंत्र की स्थापना में इन्होंने बड़ा अमूल्य योगदान दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर में राहुल गांधी ने क्यों कहा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपना निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते थे, पर वो भूल गए कि उनका नाम तो नरेंद्र है, उनका सरनेम मोदी है, और उन्होंने मोदी को निशाना बनाने के लिए एम का उल्लेख कर दिया। देखिए, यहीं एक बड़ी समस्या हो जाती है कि जब हमारी राजनीति व्यक्तिवादी हो जाती है, जब हम देश हित की बात, मुद्दों की बातों से अलग हटकर व्यक्तिवादी राजनीति में उलझ जाते हैं, तो हमें ध्यान ही नहीं रहता हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश का इतिहास क्या है, हमारे देश की परंपरा क्या है। और ऐसे में बड़े से बड़े लोग गलती कर जाते हैं। आखिर में एम को आरोपित करके शायद मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनका देश, विदेश और दुनिया में बहुत बड़ा योगदान होगा, लेकिन उन सब लोगों के योगदान के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए। ये बात कहाँ तक उचित है। हम अपनी राजनीति के लिए, किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के लिए सांकेतिक भाषा में अगर इस तरह की बातें करने लगे, तो निश्चित तौर पर हम समाज में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देने का काम करते हैं। देखिए, एक नेता के तौर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें समझना होगा कि इस तरह के टोटकेबाजी से, इस तरह के चलता हुआ मैसेज देकर राहुल गांधी या कोई भी नेता अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, तो सीधे कहते, सीधे अपनी बात को बताते और तानाशाही की वो बातें बताते जिनके कारण वो नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं। वो तथ्य बताते, वो बताते कि ये तथ्य हैं जिसके चलते नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं।
देखिए, एक चुनकर आए व्यक्ति को जिसने 2014 में चुनाव जीता और 2019 में 2014 से ज़्यादा बहुमत हासिल किया, ज़्यादा समर्थन हासिल किया, ज़्यादा जनता का मत मिला, उसके बाद उन्हें तानाशाह कह देना, ये बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े करता है। आखिर में हाल ही के दिनों में जितने भी मीडिया के भी सर्वे आए हैं उसमें भी बार बार यही आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, यानी जनसमर्थन बढ़ रहा है। तो ऐसे में उनको तानाशाह कहना, और इससे भी बड़ी बात कि अब जो दुनिया की जो पत्रिकाएं सर्वे किया उसमें वो दुनिया में भी सबसे लोकप्रिय शासनाध्यक्ष के तौर पे चुने गए। दुनिया मानने लगी है कि अगर लोकप्रियता का कोई अगर पैमाना है तो नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शासक हैं। ऐसे में उन्हें तानाशाह कहना ये निश्चित तौर पे एक तरह की खींच दिखाता है। देखिए, आप राहुल जी, नरेंद्र मोदी को गाली देकर आप बड़े नहीं बन सकते। अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो आपको एक विकल्प के तौर पर एक अपना एक नया तरीका ढूंढना होगा। आप नरेंद्र मोदी पर निशाने साध कर आप अपना रास्ता तय नहीं कर सकते। देखिए, आपको भी सोचना होगा, आपको भी गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर में नरेंद्र मोदी से बेहतर शासन प्रशासन और उनके जो तरीके हैं वो हम जनता को कैसे दे सकते हैं, कैसे उनसे बेहतर हम जनता को कन्विंस कर सकते हैं, कैसे उनसे बेहतर हम नीतियों को समझा सकते हैं, कैसे उनसे बेहतर तरीके से हम अपनी पार्टी को संगठित कर सकते हैं, कैसे हम उनसे बेहतर हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर सकते हैं, कैसे हम उनसे बेहतर जनता के बीच विश्वास बना सकते हैं, कैसे उनसे बेहतर हम युवाओं को अपने साथ मिला सकते हैं, कैसे उनसे बेहतर हम बुजुर्गों में विश्वास जगा सकते हैं। ये सारे के सारे जो पैमाने हैं वही आपको नेता बनाएंगे। केवल गाली देना और निशाने कर देना, हाँ, आपको एक आत्मिक संतोष तो मिल सकता है कि आपने अपने विरोधी को, अपने कट्टर विरोधी को गाली दे दी, वो भी सार्वजनिक तौर पे, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, लोकतंत्र ये कहता है कि चुनाव के वक्त हम सब रास्ते में जाएंगे और चुनाव के समय हम अपनी अपनी नीतियों को रखेंगे और दूसरे की नीतियों के बारे में खंडन भी करेंगे और उनके कमियों को भी उजागर करेंगे। लेकिन जब चुनाव हो जाएगा तो मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और जहां सत्तारूढ़ दल या सरकार गलत करेगी उसे पकड़ेंगे भी और उसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, जैसा कि आप कई बार कर भी रहे हैं। तो वो एक बेहतर तरीका है इसकी बजाय कि गाली गलौज करने का। तो मेरे तो इतनी ही बात मुझे कहनी है कि गाली गलौज से कुछ हासिल नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए किसी तरह की सांकेतिक भाषा भी आपके पर्पस को पूरा नहीं करेगी।